जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के सिलेक्टेड टॉप 40 क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये क्लास जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्जाम होने वाला है 7 अगस्त से, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और दोस्तों, ये जो क्लास है आपको डेली शाम को 4 बजे मिलने वाली है। दोस्तों, इस क्लास में हमने क्वेश्चंस के साथ में जितने भी उसके जो फैक्ट बनते हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको भी हमने इसमें लिया हुआ है। इसलिए साथियों, आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये आज की सिलेक्शन वाली 8वीं क्लास है। इसके पहले हमने आपको 7 क्लास करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जा करके उनको देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठा करिए, जिससे कि हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे उनको आप लोग नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है साथियों, तुकारोई का युद्ध, जिसे बाजौर के युद्ध या मुगल मार के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, मुगल साम्राज्य और बंगाल सल्तनत के बीच निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, ये जो है 1575 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। दोस्तों, जो तुकारोई की लड़ाई 3 मार्च 1575 को अकबर और बंगाल सल्तनत के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लड़ाई थी ये किसके बीच लड़ी गई थी, तो दोस्तों ये अकबर और बंगाल सल्तनत के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है, लड़ाई दोस्तों मुगल सेनाओं द्वारा जीती गई थी और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल का मुगल विलय हुआ था। और दोस्तों, जो लड़ाई लड़ाई है ये उड़ीसा के वर्तमान बालासोर जिले में स्थित तुकारोई नामक गांव में लड़ी गई थी। ठीक है, ये जो दोस्तों आप लोग जो है पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है, याद रखिएगा जो अकबर की जो लड़ाइयां हैं कुछ, तो दोस्तों हल्दी घाटी की जो लड़ाई है ये कब लड़ी गई थी? तो 18 जून 1576 को लड़ी गई थी। यह दोस्तों मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट जो है अकबर की सेनाओं के बीच ये लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, वहीं पर जो है बात करते हैं थानेसर की लड़ाई जो थी ये 1567 में हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर थानेसर में जो है थानेसर के पास ये हुई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। साथियों, जितने पॉइंट हैं सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 1567 की गर्मियों में सरस्वती घग्गर नदी के तट पर थानेसर के पास मुगल सम्राट अकबर और राजपूतों के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये दोस्तों 1556 में पानीपत में हुई थी। यह लड़ाई जो है उत्तर भारत के हिंदू सम्राट हेमूचंद्र और विक्रमादित्य और मुगल सम्राट के अकबर के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार शून्य भेदभाव दिवस किस वर्ष मनाया था? दोस्तों, ये जो है 2014 में मनाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यूएन ने पहली बार जो है 1 मार्च 2014 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया, जिसका उद्देश्य था विविधता को बढ़ावा देना और यह बताना कि जो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये दोस्तों इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो ये दोस्तों जो है 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। ठीक है, 15। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भारत के जो योजना आयोग द्वारा दोस्तों 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों की पहचान की गई है और एनएआरपी के अनुसार दोस्तों देश को 127 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं कि जो भारत का योजना आयोग है, योजना आयोग ने भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया और इसका जो गठन है दोस्तों ये मार्च 1950 में हुआ था। इसे जो है वर्ष 2015 में नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी की निम्न दाब प्रणाली जो है ये दोस्तों इसके लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं इसमें जो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे शीतकालीन मानसून के रूप में भी जाना जाता है, एक मौसम संबंधी घटना है। ठीक है, और जो दोस्तों अक्टूबर और दिसंबर के मध्य भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में वर्षा लाती है। इस मौसम के दौरान बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब प्रणाली विकसित हो जाती है, जिसके कारण
प्रचलित वायु दिशा परिवर्तन करती है और भूमि से समुद्र की ओर चलती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, यह घटना जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर बादलों के निर्माण की ओर ले जाती है और जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी सहित भारत के पूर्वी तट पर वर्षा लाती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों इसको जो है पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो न्यायाधीश है इसको हटाने के लिए प्रत्येक सदन को एक प्रस्ताव पारित करना होगा जो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों और सदन की कुल सदस्यता के बहुमत पूर्ण प्लस विशेष बहुमत द्वारा समर्पित हो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अनुच्छेद 124 की। तो इसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है, सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों और उच्च न्यायालय भी, ठीक है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालयों के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत के संसद द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 221 के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि पर्वतीय दर्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर जो है दर्रे दिए हैं और इधर जो है राज्य या संघ राज्य क्षेत्र दिए हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो गोमल दर्रा है ये दोस्तों जो है कहाँ पर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नहीं है इसे साथियों, गलत है। ठीक है, ये दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है नाथुला दर्रा, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों सिक्किम में स्थित है, ये सही है। और वहीं पर दोस्तों बात करते हैं बुमला दर्रा की, तो ये दोस्तों जो है लद्दाख में स्थित है, जो कि नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर देखते हैं दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्या यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों अगर बात करते हैं गोमल दर्रा की, तो यह दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चरम दक्षिण पश्चिमी हिस्से में गोमल नदी घाटी के सहारे एक मार्ग है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो नाथुला दर्रा है यह जो है सिक्किम राज्य में स्थित है और यह प्रसिद्ध दर्रा भारत चीन सीमा में स्थित है और इसे जो है 2006 में फिर से खोला गया था। ठीक है, यह दोस्तों जो प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा का हिस्सा है और यह भारत और चीन के बीच व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है। ठीक है, दोस्तों बात करते हैं बुमला दर्रा की, तो ये दोस्तों कहां पर स्थित है, तो ये जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। और दोस्तों जो बुमला दर्रा है ये भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के बीच आधिकारिक रूप से सहमत 4 BPM यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग बिंदुओं में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है यहाँ पर जो कुछ और दर्रे दिए हुए हैं इनको भी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं सिपकिला दर्रा की, तो यह जो है दोस्तों सतलुज गार्ज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों यह जो है लीपू लेक और नाथुला दर्रे के बाद चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा चौकी है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है लिपू लेक दर्रा, यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है और यह जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और यह दर्रा दोस्तों चीन के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण सीमा चौकी है, जो कि मानसरोवर के तीर्थयात्री इसी दर्रे से यात्रा करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो मानसरोवर के जो तीर्थयात्री हैं वो किस दर्रे से यात्रा करते हैं, तो लिपू लेक दर्रे से यात्रा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था, ये आपसे दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा जो कन्नौज का युद्ध है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच दोस्तों ये 1540 में लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि 1540 ईस्वी में दोस्तों कन्नौज, इसको दोस्तों बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। दोस्तों ये जो है हुमायूं को शेर शाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था। वह दोस्तों शाह हुसैन अर्जुना के शासनकाल के दौरान सिंध में भटक गया और फिर ईरानी अदालत में पहुंच गया था। हुमायूं बाबर का पुत्र था दोस्तों और उसने 1530 ईस्वी में राजगद्दी संभाली थी। उनके दोस्तों उत्तराधिकार को उनके भाइयों
कामरान, हिंदल और अस्करी और अफगानों द्वारा दोस्तों चुनौती दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, उनका जो पहला अभियान था कालिंजर के खिलाफ था। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं चौसा की लड़ाई की। तो ये दोस्तों कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में हुई थी। शेर शाह और हुमायूं की सेना के बीच लड़ी गई थी ये, और हुमायूं बुरी तरह दोस्तों हार गया और भाग गया था। ठीक है। हुमायूं की जो बहन थी दोस्तों गुलबदन बेगम ने उनकी जो जीवनी हुमायूं नामा लिखी थी। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो दोस्तों याद रखिएगा फरीद था। ठीक है। ये दोस्तों जितने पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि वह बाबर खान लोहानी की सेवा में दोस्तों शामिल हुए और फिर उन्हें बिहार के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों उन्होंने सामल की लड़ाई जो कि 1544 में हुई थी, इसमें दोस्तों मारवाड़ के राजपूत सेनाओं को हराया था। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक कश्मीरस अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड किसके द्वारा लिखी गई थी? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा इकबाल चंद्र मल्होत्रा और मारूफ रजा। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों जो यहाँ पर कुछ पुस्तकें दिए हैं और उनके लेखक के नाम दिए हैं, इनको आप लोग दोस्तों देख लीजिएगा। यहाँ से दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस मल्टीलेटरलिज्म एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी और दोस्तों इमर्जिंग इंडिया सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ये दोस्तों जो पुस्तक है ये सी उदय भास्कर के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है फेस टू फेस इंडिया डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। ये दोस्तों करण थापर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट साथियों है अक्रॉस द चिकन नेक पुकना लिम और दोस्तों नागा आर्म्ड रेजिस्टेंस टेस्टिमोनी ऑफ लीडर और दोस्तों पास्टर। ये दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो नंदिता हक्सर द्वारा दोस्तों पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये दोस्तों अरुंधति राय के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई हैं। दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है श्री लाजी डायरी ऑफ अ मारवाड़ी मैट्रियार्क साइमन एंड शूस्टर लॉकडाउन लाइजनस इस्माइल बेट्रियल हे हाउस इंडिया। ये दोस्तों शोभा डे के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट साथियों है द क्वांटम बुक ऑफ सोमा रीइंटरप्रेटिंग द विजडम ऑफ द वेदाज द सरस्वती सिविलाइजेशन ए पैराडाइम शिफ्ट इन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। ये दोस्तों जीडी बख्शी के द्वारा लिखी गई हैं। दोस्तों जो पुस्तकें हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि जीएसटी का अर्थ क्या है? ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों जो जीएसटी है इसका अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो की पॉइंट इनको देख लेते हैं। जीएसटी एक ऐसा कर है जिसका भुगतान वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर किया जाना चाहिए। कोई भी दोस्तों व्यक्ति जो है वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान या आपूर्ति कर रहा है जीएसटी लेने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं कुछ जीएसटी के लाभ, इनको देख लेते हैं। आसान कर अनुपालन कई अलग अलग कराधान कानूनों से निपटने और कानूनी सलाह और अनुपालन में बहुत समय लगाने के बजाय दोस्तों व्यवसायों को केवल जीएसटी का भुगतान करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है जीएसटी एक पसंदीदा वैश्विक मानक बन गया है और अमेरिका को छोड़ करके सभी ओईसीडी देश इस कराधान संरचना का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट साथियों अनुमान है कि जीएसटी भारत की जीडीपी को 1 से 2% बढ़ा सकती है। तो ये दोस्तों इसके लाभ दिए हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता हो तो आप लोग बताइएगा क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना है इसमें से दोस्तों जो छठी पंचवर्षीय योजना है इसको 2 बार लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो छठी पंचवर्षीय योजना है वह योजना है जिसे 2 बार लॉन्च किया गया था और एक बार जनता पार्टी सरकार द्वारा और दूसरी बार दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं जो छठी पंचवर्षीय योजना है जिसे जनता पार्टी सरकार ने
1978 से 1983 के वर्षों के लिए शुरू किया था, लेकिन पूरा करने में दोस्तों ये असमर्थ थी और 1980 में दोस्तों शुरू की गई और एक रोलिंग योजना के रूप में नामित की गई है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर बात करते हैं पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, इसको 1977 से 1978 में जनता पार्टी द्वारा जो है समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि भारत में जो है छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए त्वरित औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी थी। और दोस्तों जो छठे वित्त वर्ष में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत के साथ नेहरूवादी समाजवाद के अंत के साथ साथ दोस्तों ये परिवार नियोजन की अवधारणा भी शुरू की गई ताकि अतिवृष्टि को रोका जा सके। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग को यहां से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि तो पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका जो राजवंश कौन सा था? ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुंग राजवंश का था ये। ठीक है, नेक्स्ट साथियों आइए देखते हैं दोस्तों जो बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या कर दी और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग राजवंश ने दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर शासन किया, जिसकी दोस्तों जो राजधानी थी ये पाटलिपुत्र थी। शुंग शासकों को ब्राह्मणवाद के संरक्षण के लिए दोस्तों जाना जाता था, जो पूर्ववर्ती मौर्य राजवंश के बौद्ध झुकाव से एक जो है बदलाव का प्रतीक था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो है अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी जैसे वैदिक यज्ञ किए थे। नेक्स्ट साथियों है कि जो पुष्यमित्र शुंग ने संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि को संरक्षण दिया था और अंतिम शुंग राजा दोस्तों देवभूति थे। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है यहाँ पर कुछ और जो पॉइंट है इनको देख लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं छेदी वंश की। दोस्तों इसकी जो स्थापना है फिर विंध्य शक्ति ने की थी। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों है कंडु वंश जो है इसकी स्थापना वासुदेव कंडु ने किया था, तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि वासुदेव कंडु ने 72 ईसा पूर्व में दोस्तों शुंग शासक देवभूति को मार डाला और अपना जो है साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, जो कंड राजवंश का जो शासनकाल 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक था। और दोस्तों वहीं पर बात करते हैं सातवाहन वंश की, तो इसकी जो स्थापना दोस्तों सिमुक ने की थी। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहन शासन 3री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 235 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और दूसरी जो शताब्दी ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, और दोस्तों ये जो है प्रतिष्ठान यानी पैठन और अमरावती इसकी जो है राजधानियां थी। और जो दोस्तों सातवाहन वंश के प्रमुख शासक जो है सतकर्णी, हाल, गौतमीपुत्र और सातकर्णी थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 2035 के स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड्स में भारतीय ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये जो है बोथ स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल एंड दोस्तों स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर, ये दोस्तों दोनों पुरस्कार जीते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने के बाद मनु भाकर ने वर्ष की स्पोर्ट स्टार यानी महिला पुरस्कार जीता। दोस्तों उन्होंने जो है वर्ष की खिलाड़ी यानी महिला पुरस्कार भी जीता, जो उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दोस्तों उन्होंने जो है पहले 2019 में सर्वश्रेष्ठ उभरते हुए एथलीट पुरस्कार जीता था, जो उनके कैरियर में उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों बात करते हैं PR श्रीजेश की। दोस्तों जो PR श्रीजेश हैं ये पेरिस ओलंपिक में भारत के कांस्य पदक जीत में अपनी भूमिका के लिए दोस्तों वर्ष का स्पोर्ट स्टार पुरुष जो है ये जो है खिताब जीता था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं जो पेरिस ओलंपिक के बाद जो है सेवानिवृत्त हुए और भारतीय हॉकी में एक स्थायी विरासत छोड़ गए ये। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है स्वप्निल कुसाले। ये दोस्तों जो है पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक के लिए वर्ष का खिलाड़ी पुरस्कार इन्होंने ये जीता था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जो भारतीय शतरंज टीमें हैं ये दोस्तों 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने के बाद वर्ष की राष्ट्रीय टीम पुरस्कार इसने जीता था। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भानु मुश्ताक ने अपनी लघु कथाओं के संग्रह के लिए बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास
रच दिया है। दोस्तों पुस्तक का नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये पुस्तक है, इसका नाम है हृदयदीप। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो भानु मुस्ताक ने लंदन में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीता है, तो ये दोस्तों कन्नड़ में लिखने वाली पहली भारतीय लेखिका हैं। ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिन्होंने दोस्तों यह पुस्तक जीता है, सॉरी दोस्तों जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है, ठीक है, उनका दोस्तों पुरस्कार विजेता काम हृदयदीप है। ठीक है, जो 12 लघु कथाओं का संग्रह है, और दोस्तों ये जो कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्थी ने किया है। दोस्तों मूल कन्नड़ शीर्षक हृदयदीप है, और दोस्तों यह जो पुस्तक है ये मुस्ताक ने 1990 से 2023 तक के जो साहित्य कार्यों को शामिल करती है। इसमें दोस्तों कर्नाटक में पारिवारिक तथा सामाजिक संघों में के ज्वलंत चित्रण के लिए दोस्तों ये पहचानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किससे दोहरे सावधान के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है दोस्तों, जो सिंधु शहरों की योजना एक ग्रिड पैटर्न पर बनाई गई थी, जहां सड़कें सदैव दोस्तों 90 डिग्री पर रहती थी। ठीक है, सबसे उल्लेखनीय पहलू केंद्रीय जल निकासी प्रणाली थी, जो पूर्ण रूप से दोस्तों ढकी हुई थी। ठीक है, और दोस्तों बाथरूम के साथ जुड़ी हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी के दोस्तों व्यक्तियों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो है उन्होंने ईंट की इमारतें जला दी थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है जो नृत्यांगना की कांस्य की मूर्ति को सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वोत्कृष्ट कृति कहा जाता है, और दोस्तों ने मुहर और मुद्रण आयताकार और गोलाकार आकार की सैलखड़ी से बने थे। ठीक है, तो ये दोस्तों फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थान दिए हैं और उनकी विशेषताएं दी हुई हैं, इनको दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं लोथल की। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोहरे सावधान के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, जहाज बनाने का स्थान डॉकयार्ड मिला है, और दोस्तों एक जहाज का टेराकोटा मॉडल भी यहाँ से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कालीबंगा। दोस्तों यहाँ से जो है कुंड भूमि के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य मिले हैं, और दोस्तों 7 अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं, और जुताई की हुई सतह यहाँ से मिली हुई है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है सुरकोटदा। तो दोस्तों इसकी बात करते हैं सुरकोटदा की। दोस्तों यहाँ से जो है घोड़े की अस्थियां मिली हैं, अंडाकार कब्र मिला है, सावधान मटके मिले हैं, और मोतियां बनाने वाली दुकानें भी यहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है मोहनजोदड़ो। दोस्तों यहाँ से जो है विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्न भंडारागार मिला है, विधानसभा दोस्तों सभागार मिला है, और दाढ़ी वाले व्यक्ति की सैलखड़ी की मूर्ति भी यहाँ से मिली हुई है। तो दोस्तों ये जो है आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है पशुपति की मुहर भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं धौलावीरा की। तो दोस्तों ये जो है एक अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली है, और एकमात्र स्थान दोस्तों जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये एकमात्र स्थान ऐसा है जो 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कथक जो नृत्यांगना कुमुदिनी लाखिया दोस्तों, इनका जो है 95 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में जो है इनका निधन हो गया है। और दोस्तों ये जो है कुमुदिनी जो लाखिया हैं, इनको गणतंत्र दिवस 2025 पर जो है कौन सा नागरिक पुरस्कार दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो है पद्म विभूषण दोस्तों इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये दोस्तों इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं प्रसिद्ध कथक नर्तंगना है और कोरियोग्राफर कुमुदिनी लाखिया को दोस्तों 95 वर्ष की आयु में दोस्तों अहमदाबाद में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों 1930 में जन्मी वह एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, जिन्होंने रेखा अभिनीत उमराव जान जैसी फिल्मों में योगदान दिया था। और दोस्तों उन्होंने जो है 1964 में अहमदाबाद में कदम्ब नृत्य और संगीत केंद्र की स्थापना भी इन्होंने की, जो दोस्तों एक प्रमुख संस्थान है जिसने कई प्रशंसित नर्तकियां तैयार की हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों हैं उन्हें जो है दोस्तों गणतंत्र दिवस पर दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और दोस्तों जो कुमुदिनी लाखिया हैं, इनको दोस्तों कला में उनके योगदान के लिए 1987 में दोस्तों पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए
एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने की दोस्तों सुविधा प्रदान की है। तो ये दोस्तों जो संशोधन है, ये दोस्तों 7वां संविधान संशोधन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं राज्यपाल के बारे में। दोस्तों जो राज्यपाल है, राज्यपाल दोस्तों राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन राष्ट्रपति की तरह यह नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख, मतलब दोस्तों नाम मात्र या संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए दोस्तों जो राज्यपाल के पद की दोहरी भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि आमतौर पर प्रत्येक राज्य के लिए दोस्तों एक राज्यपाल होता है, लेकिन 1956 के दोस्तों 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान की है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि भारत के संविधान का दोस्तों जो 12वां संशोधन हुआ है, इसमें दोस्तों जिसे आधिकारिक रूप से संविधान 12वें संशोधन अधिनियम 1962 के रूप में जाना जाता है, ने दोस्तों संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दोस्तों शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बात करते हैं भारत के संविधान के 5वें संशोधन की। इसमें दोस्तों क्या हुआ कि जिसे आधिकारिक रूप से दोस्तों ये संविधान का 5वां संशोधन अधिनियम 1955 के रूप में जाना जाता है, इसने दोस्तों राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के, ठीक है, राज्य विधानमंडल के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तो दोस्तों ये जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है हमने आपको यहाँ बता दिए हैं, इनको दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेड मोह सुरंग और चेनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे दोस्तों रेलवे पुल सहित पहली डैश सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये दोस्तों जो है दिल्ली और श्रीनगर के बीच में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तेजी से परियोजना की जो प्रगति है, ये ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक लगभग पूरा हो चुका है, काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025 की शुरुआत तक दोस्तों पूरा होने की ये उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, आधुनिक ट्रेन सुविधाएं क्या है इसमें, तो वंदे भारत एक्सप्रेस उच्च गति कनेक्टिविटी, आधुनिक सुविधाएं जैसी कि स्वचालित दरवाजे, झुकने वाली सीटें और उन्नत सुरक्षा प्रणाली प्रदान करेगी, जिसमें दोस्तों अलग अलग क्षमता वाले यात्रियों के लिए दोस्तों विशेष सुविधाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है कि पर्यटन को बढ़ावा दोस्तों इससे मिलेगा और इस नए मार्ग से दोस्तों जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो एक किफायती और कुशल यात्रा विकल्प प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है चुनौतीपूर्ण दोस्तों इलाके पर विजय, बनिहाल श्रीनगर खंड जो पहले सबसे कठिन हिस्सा था लगभग पूरा हो चुका है, जो दोस्तों रेल लिंक परियोजना में एक बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से फैक्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की जो शक्ति होगी। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ये जो है किस अनुच्छेद में है, दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 72 की, तो राष्ट्रपति के पास दोस्तों किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या सजा में छूट देने या सजा को निलंबित करने, हटाने या सजा को कम करने की दोस्तों शक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, उन सभी मामलों में जहां सजा या दंड कोर्ट मार्शल यानी कोर्ट मार्शल द्वारा दोस्तों दी जाती है, उन सभी मामलों में दोस्तों जहां सजा या दंड किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है और जिस पर दोस्तों संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। नेक्स्ट साथियों है उन सभी मामलों में दोस्तों जहां सजा मौत की सजा है, तो यहाँ पर दोस्तों इसको शक्ति प्रदान है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों अगर बात करते हैं अनुच्छेद 71 की, तो दोस्तों अनुच्छेद जो 71 है इसमें राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से ये संबंधित है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो अनुच्छेद 73 है, ये संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होगा उन मामलों के संबंध में जिनके संबंध में दोस्तों संसद को कानून बनाने की शक्ति है, तथा किसी संधि या समझौते के आधार पर दोस्तों भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र का दोस्तों प्रयोग करना है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 74 की, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ दोस्तों एक मंत्री परिषद होगी
जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है क्वेश्चन कि हाल ही में किसने मैटी में जो है अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करते हुए उड़ाई के सीईओ का पदभार ग्रहण किया है? तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश कुमार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार ने यूआईडीएआई के सीईओ के पद पर जो है पदभार ग्रहण किया है। ठीक है। वहीं पर दोस्तों यूडीआई की बात करते हैं तो दोस्तों यह जो है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार जारी करने के दोस्तों ये जिम्मेदार है। और दोस्तों ये जो है आधार अधिनियम 2016 के तहत दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है ये भारत के निवासियों को डिजिटल पहचान प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। वहीं पर दोस्तों मैटी की बात करते हैं तो ये दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में यूआईडीएआई और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सहित डिजिटल पहलों की देखरेख करता है ये। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग यहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया है? ये दोस्तों इसको जो है दोस्तों किसने आगे बढ़ाया है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को ठीक है जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसने दोस्तों संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। दोस्तों इस संकल्प को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसको कब अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि भीमराव रामजी अंबेडकर, दोस्तों इनको बोलते हैं BR अम्बेडकर। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के पहले ये कानून और न्याय मंत्री थे। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, वह दोस्तों एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे जिन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन के को जो है प्रेरित किया और अछूतों के प्रति दोस्तों सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अपनाया गया था इनको। ठीक है, अभियान चलाया गया था। ठीक है दोस्तों, उन्हें जो है भारत के संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। और दोस्तों 1990 में उन्हें दोस्तों भारत रत्न दिया गया था। ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो भीमराव अंबेडकर हैं इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया? तो दोस्तों 1990 में इनको जो है दिया गया था। दोस्तों अगर इनके जन्म की बात की जाए तो दोस्तों इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को इंदौर के महू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, वह दोस्तों विदेश में अर्थशास्त्र में डायरेक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। 6 दिसंबर 1956 को दोस्तों इनका निधन हो गया। और दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, ये भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति 1950 से 1962 तक ये दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर ये रहे थे। ठीक है दोस्तों, जो राजेंद्र प्रसाद हैं इनको जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। और दोस्तों यह जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे और उन्होंने दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि उन्होंने दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जिसने भारत गणराज्य के पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया जो दोस्तों 1948 से 1950 तक था। ठीक है, यह दोस्तों 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी ये रहे हैं। तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो जड़ता किसी वस्तु की गति या विरामावस्था की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट साथियों है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। ये भी दोस्तों सही है। इसका मतलब दोस्तों जो ऑप्शन इसमें जो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है ये क्या कहता है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो है एक वस्तु जो विराम अवस्था में है वह स्थिर अवस्था में ही रहती है और एक गतिमान वस्तु एक ही गति और एक ही दिशा में गति में रहती है
जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए। दोस्तों वस्तुएं जो हैं जो कर रही हैं वह करती ही रहती हैं, ठीक है। वास्तव में दोस्तों अपनी गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना वस्तुओं की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये कहा गया है, ठीक है। दोस्तों उनकी जो गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति को दोस्तों जड़ता के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं जड़ता की, तो सभी वस्तुएं दोस्तों अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं और सभी वस्तुओं में दोस्तों यह प्रवृत्ति होती है जिसमें उसमें दोस्तों जड़ता होती है, ठीक है। किसी वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति दोस्तों द्रव्यमान के साथ बदलती रहती है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि द्रव्यमान वह मात्रा है जो पूर्णतः किसी वस्तु की जड़ता पर निर्भर होती है। दोस्तों किसी वस्तु में जितनी अधिक जड़ता होगी उसका द्रव्यमान जो है उतना ही अधिक होगा। ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। अधिक विशाल वस्तु की दोस्तों गति स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट साथियों आइए देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों गति के नियम दिए गए हैं, इनको भी दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो दोस्तों जो गति का न्यूटन की गति का जो पहला नियम है दोस्तों इसमें कहा गया है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति रखती है और एक जो गतिमान वस्तु में रहने की प्रवृत्ति रखती है। उसी गति और दिशा के से जो है गति जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक है। दोस्तों एग्जाम्पल में इसमें दिया हुआ है कि मेज पर रखी एक जो किताब तब तक स्थिर कोई बाहरी बल जैसे कि उसे धकेलना या लगाया जाए, ठीक न धकेलना ना लगाया जाए, ठीक है, तब तक दोस्तों ये जो है स्थिर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है कि न्यूटन का दूसरा नियम ये क्या कहता है, तो किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले कुल बल के सीधे अनुपातिक और दोस्तों उसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों यदि आप एक छोटी गेंद और एक बड़ी गेंद को समान मात्रा में बल से धकेलते हैं तो छोटी गेंद दोस्तों अपने कम द्रव्यमान के साथ अधिक त्वरण का अनुभव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट साथियों है न्यूटन का तृतीय नियम। इसमें दोस्तों प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत जो है प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि जब आप तैरते हैं तो अपने हाथों और पैरों के से जो है पानी पीछे की ओर धकेलने की जो क्रिया है एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जो आपको दोस्तों आगे की ओर प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको जो है न्यूटन के तीनों नियम हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारतीय शासक हर्षवर्धन शासन काल के समकालीन था। तो दोस्तों ये जो है पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। दोस्तों पुलकेशिन जो सेकंड था इसने बादामी के चालुक्यों पर जो है शासन किया जो एक भारतीय शाही राजवंश था जिसने 6ठी और 12वीं शताब्दी के बीच दोस्तों दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर दोस्तों इसने शासन किया था, ठीक है। दोस्तों जो उनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति ने उनके अभियानों उनकी जीत की संरक्षित किया और एहोल में दोस्तों एक स्तंभ लिखा जिसे एहोल शिलालेख कहा जाता है। दोस्तों ये जो है पॉइंट आप लोग नोट करिएगा, जो एहोल शिलालेख है किसने लिखा था, तो रवि कीर्ति द्वारा दोस्तों ये लिखा गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है जो शिलालेख में दोस्तों यह बताया गया है कि कैसे पराक्रमी हर्ष को पुलकेशिन ने हराया था और हार की अनदेखी का सामना करने पर दोस्तों अपने हर्ष यानी आनंद को खो दिया था। दोस्तों पल्लवों पर चालुक्यों की विजय और एहोल शिलालेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा दोस्तों राजधानी को एहोल से बादामी में दोस्तों स्थानांतरित करने का भी उल्लेख है, ठीक है। दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय है इनको जो है 642 ईस्वी में नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने हराया और मार डाला था, ठीक है। दोस्तों वहीं पर जो है जो पुलकेशिन द्वितीय और नरसिम्हा वर्मन प्रथम के बीच युद्ध दोस्तों वाताप की चालुक्य राजधानी के पास हुआ था। तो ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है डैश की दक्षिणी श्रृंखला में मानसिर नाम में दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा होती है। तो दोस्तों ये कहां पर होती है, तो खासी पहाड़ियां में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मासिन राम चेरापूंजी से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है जो उच्च वर्षा के लिए प्रसिद्ध एक अन्य स्थान है। हालांकि दोस्तों जो मासिन राम में जो है वार्षिक औसत वर्षा अधिक होती है जिससे दोस्तों यह पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। दोस्तों जो खासी पहाड़ियां हैं ये मेघालय उपोष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों जो गारो और जैंतिया दोस्तों हैं ये जो है पहाड़ियों के साथ दोस्तों मिलकर के ये मेघालय राज्य बनाते हैं जिसका दोस्तों संस्कृत में अर्थ होता है बादलों का निवास।
दोस्तों खांसी हिल्स और मासिन नाम की जो उच्च वर्षा को ओरोग्राफिक लिफ्ट नामक घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि जो बंगाल की दोस्तों खाड़ी से हवा क्षेत्र के ऊपर आती है और ऊंचाई के कारण दोस्तों यह ऊपर उठने के लिए मजबूर हो जाती है। और दोस्तों यह जो हवा है ये ठंडी और संघनित होती है, जिससे बादल बनते हैं और परिणाम स्वरूप भारी वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, वहीं पर बात करते हैं कि जो मासिन राम है ये अपने जीवित पुलों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, जो स्थानीय आबादी की ट्रैवर्सल जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों नदियों और नालों के पार रबर अंजीर के पेड़ों की जड़ों को निर्देशित करके दोस्तों ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है, तो 3 सेकंड में दोस्तों ध्वनि तरंग द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपको जो आवृत्ति दी है 50 हर्ट्ज दिया है, तो दोस्तों जो उसकी तरंग दैर्ध्य दिया है वो 4 मीटर दिया है। तो आप लोग दोस्तों यहाँ से तरंग का वेग निकाल सकते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है आवृत्ति इंटू तरंग होता है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आवृत्ति दिया है कितनी दिया है, ये दोस्तों 50 दिया है, 50 हर्ट्ज। और दोस्तों जो तरंग दैर्ध्य दिया है ये कितना दिया है, 4 मीटर दिया है। तो दोस्तों इसका जो वेग है निकल आएगा 200 मीटर। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद निकालना क्या है, तरंग द्वारा दोस्तों कितनी दूरी तय की जाती है। तो दोस्तों दूरी का फार्मूला होता है वेग इंटू समय। तो दोस्तों दूरी की यहाँ पे वेग क्या निकाला है, 200 निकाला है। दोस्तों समय क्या दिया है, 3 सेकंड दिया है। दोस्तों इसकी दूरी कितनी आ जाएगी, 600 मीटर दोस्तों इसकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों वहीं पर दिया है जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो दोस्तों जो आवृत्ति है ये 50 हर्ट्ज दी गई है, तरंग दैर्ध्य 4 मीटर दी गई है दोस्तों, इसलिए जो है तरंग का वेग जो है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य होता है। दोस्तों जो आवृत्ति है 50 दिया है, जो तरंग दैर्ध्य दोस्तों 4 दिया है। इसका मतलब दोस्तों जो तरंग का वेग कितना हो जाएगा, 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्वनि जो तरंग द्वारा 3 सेकंड में तय की गई दूरी 200 इंटू 3 इक्वल टू 600 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है ये जो है किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों ये जो है इसका गठन जो है 1993 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी के तहत किया गया है। तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। दोस्तों जो इसका गठन है ये 14 अगस्त 1993 में किया गया था। और दोस्तों इस आयोग के पहले जो प्रमुख न्यायाधीश थे RN प्रसाद थे। यह दोस्तों आयोग इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ का ये परिणाम था। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। दोस्तों ये जो है फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व के सिद्धांत दोस्तों हैं कहां से लिए गए हैं, फ्रांस से लिए गए हैं। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पर दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधियां हैं ये जो है आयरलैंड से ली गई हैं। और दोस्तों भारत ने जो है एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहितार्थ और दोस्तों केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार दोस्तों ये जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट साथियों है भारत ने दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा ली गई है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित दोस्तों जो परिणाम है ये क्या होगा। तो दोस्तों इसे जो है अपस्फीति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं जो अपस्फीति है इसमें क्या होता है। दोस्तों इसमें जो है मुद्रा मूल्य की वृद्धि होती है और माल मूल्य में जो है एक कमी होती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों जो अवमूल्यन होता है इसमें माल का निर्यात में वृद्धि होती है और जो मुद्रा मान में दोस्तों एक कमी होती है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात करते हैं मुद्रास्फीति की तो इसमें दोस्तों माल का मूल्य में वृद्धि होती है और मुद्रा का जो मूल्य में कमी होती है।
ठीक है। और नेक्स्ट साथियों है अतिस्फीति। इसमें क्या होता है दोस्तों, माल का जो मूल्य होता है इसमें तीव्रता से वृद्धि होती है, और जो मुद्रा मूल्य दोस्तों होता है इसमें जो है तीव्रता से गिरावट होती है, उसको दोस्तों अतिस्फीति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पैसों की आपूर्ति की कमी के कारण बाजार में कम मांग होगी और ग्राहक जो है कम खर्च करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बाजार में सूखा बेकार है। और इसलिए दोस्तों जो खुदरा विक्रेता कीमतों को कम करने के लिए दोस्तों ये सामर्थ्य बनाए रखने के लिए ये जो है कीमतों को कम करेंगे, जिससे दोस्तों अपस्फीति कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको यहां से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट साथियों है कि जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति का जो है 46वां दोस्तों सत्र जो है ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें दोस्तों नई दिल्ली भारत की राजधानी है और अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के लिए ये जानी जाती है। इसमें दोस्तों नई दिल्ली में सत्र के आयोजन से भारत की अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दोस्तों प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है जयपुर की बात करते हैं। दोस्तों जो जयपुर है इसे जो है गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। ये दोस्तों राजस्थान राज्य की राजधानी है। इसमें दोस्तों अपने महलों, किलों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ये जयपुर दोस्तों एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता भी प्राप्त है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों है इंदौर। दोस्तों जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है और यह दोस्तों अपने शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक गतिविधियों और दोस्तों जीवंत खाद्य संस्कृति के लिए इसे जाना जाता है। दोस्तों जो इंदौर है ये लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक के रूप में स्थान पाता रहा है। तो ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है बेंगलुरु। दोस्तों जो बेंगलुरु है ये बेंगलोर के रूप में भी जाना जाता है और यह जो है दोस्तों कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यह देश के प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी निर्यात होने के कारण भारत की दोस्तों सिलिकॉन वैली के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों भी आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर ठीक है डैश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये दोस्तों जो सबसे बड़ा देश है ब्राजील है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जो है ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों ब्राजील न केवल जनसंख्या के हिसाब से बल्कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से दोस्तों ब्राजील जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र विविधतापूर्ण है और यहाँ दोस्तों अमेजन वर्षा वन स्थित है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्षा वन है। ठीक है, देश की दोस्तों जो आधिकारिक भाषा पुर्तगाली है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा पुर्तगाली भाषी देश बन गया है। दोस्तों ब्राजील की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और जो प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। यह दोस्तों काफी, सोयाबीन और संतरे के जूस का दोस्तों प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्था में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर दोस्तों प्रतिबंध लगाता है? ठीक है दोस्तों, ये जो है आर्टिकल 28। ठीक है, यही दोस्तों आर्टिकल जो 28 है ये दोस्तों जो है ये शैक्षणिक संस्थान में किसी भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर दोस्तों प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अनुच्छेद 28 है इसमें कहा गया है कि पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ शिक्षा से संबंधित जो भारतीय संविधान के जो अन्य अनुच्छेद हैं ये कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। दोस्तों वहीं पर जो बात करते हैं आर्टिकल 29 की। ठीक है, इसमें दोस्तों कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रदेश में दोस्तों भेदभाव को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 30। इसमें दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने
और उनका दोस्तों प्रशासन करने का अधिकार देता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अनुच्छेद 31। यह भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का हिस्सा था जो संपत्ति के अधिकार की गारंटी देता था। यह दोस्तों राज्य द्वारा व्यक्तियों की संपत्ति के मनमाने अधिग्रहण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों जो है कुछ शिक्षा से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक को लिखा था, ये साथियों आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, जो जियाउद्दीन बर्नी है इन्होंने दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही को लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो जियाउद्दीन बर्नी है यह एक दिल्ली सल्तनत के एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे। दोस्तों उन्होंने जो है 1357 ईस्वी में अपनी पुस्तक पूरी की थी। दोस्तों बर्नी की दोस्तों दो सबसे प्रसिद्ध कृतियां हैं, कौन कौन सी, तो तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। ये दोस्तों जो है जियाउद्दीन बर्नी की दो कृतियां हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों तारीख ए फिरोज शाही है, ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत के इतिहास की एक व्याख्या थी जो फिरोज शाह तुगलक तक जो है विस्तृत थी। वहीं पर दोस्तों जो फतवा ए जहांदारी है, ये दोस्तों एक ऐसा कार्य है जिसमें मुस्लिम शासकों द्वारा दोस्तों राजनीतिक आदर्शों का पालन किया जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसकी दो कृतियां थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि समुद्री मार्ग से माल ढुलाई विधेयक 2024 लोकसभा में डैश को पेश किया गया था। तो ये दोस्तों जो है 9 अगस्त 2024 को पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ये दोस्तों जो है मध्य प्रदेश जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद द्वारा दोस्तों वर्ष में लागू किया गया था। दोस्तों इसको जो है कब लागू किया गया था, तो दोस्तों ये जो है 2009 में लागू किया गया था। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 2002 में जो 86वां संशोधन हुआ था, इसमें जो है शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत दोस्तों ये शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो है यह जो है पहला आधिकारिक दस्तावेज वर्ष 1990 में दोस्तों राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट थी। ठीक है, तपस मजूमदार समिति दोस्तों 1999 में अनुच्छेद 21A को शामिल करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है शिक्षा का जो अधिकार है ये सुनिश्चित करने हेतु एक निर्माण खंड के रूप में कार्य करता है कि प्रत्येक बच्चे को एक गुणवत्ता प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों जो आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य, दोस्तों जो आरटीई अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह दोस्तों शिक्षा को एक मौलिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 के रूप में दोस्तों इसको लागू करता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अधिनियम समाज के वंचित वर्गों के लिए 25% आरक्षण को अनिवार्य करता है। इसमें दोस्तों नो डिस्टेंस पॉलिसी का एक खंड था, जिसे बाल शिक्षा अधिकार के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2019 के तहत जो है इसको हटा दिया गया है। और दोस्तों यह जो है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी दोस्तों ये जानकारी देता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग दिए हुए हैं, इनको यहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों भाग 2 है, ये दोस्तों नागरिकता के बारे में बात करता है। दोस्तों भाग 3 है, इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है। और दोस्तों भाग 4 जो है दोस्तों ये राजनीति के निष्ठा सिद्धांत के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, जो भाग 4A है इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं। दोस्तों भाग 14 में जो है दोस्तों यूपीएससी और एसपीएससी की दोस्तों इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों भाग 15 है, ये दोस्तों चुनाव आयोग के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, भाग 17 जो है ये आधिकारिक भाषाएं इसमें है। दोस्तों भाग जो 20 है इसमें संविधान का संशोधन है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग भाग जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। तो ये दोस्तों जो है दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। यानी कि दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, दोस्तों यह भारत में एक राष्ट्रव्यापी योजना है जो असंबद्ध गांवों को हर मौसम में अच्छी सड़क संपर्क प्रदान करती है। दोस्तों इस जो है
OMMAS यानी कि ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली को लागू करने के लिए लक्ष्यों की पहचान करने और प्रगति की निगरानी के लिए दोस्तों GIS प्रणाली विकसित की गई थी। दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये 15 अगस्त 2000 में इसको की गई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं प्रस्तुत की, तो ये दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने दोस्तों इसको प्रस्तुत किया था। वहीं पर दोस्तों जो इसका प्राधिकरण क्या है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय दोस्तों इसका प्राधिकरण है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये दोस्तों आपसे यहाँ पर कुछ शिखर दिए हुए हैं और यहाँ पर दोस्तों पर्वत श्रृंखला दी हुई है। तो पूछा गया है दोस्तों किसमें जो है कौन सा शिखर किस पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। दोस्तों जो नामचा बरवा है ये जो गढ़वाल हिमालय, ये दोस्तों गलत है। वहीं पर दोस्तों जो नंदा देवी है ये कुमाऊं हिमालय, ये दोस्तों सही है। और दोस्तों जो नोक रेक है ये सिक्किम हिमालय, ये दोस्तों गलत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथन 2। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो केवल जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो नामचा बरवा दोस्तों है, ये नामचा बरवा उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, जबकि गढ़वाल हिमालय दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 था वो गलत था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है यह जो है यारलुंग त्यांगस्पो नदी के तीखे मोड़, ठीक है, के अंदर दोस्तों ये स्थित है, क्योंकि नदी हिमालय के पार अपने उल्लेखनीय गार्ज में प्रवेश करती है। सियांग के रूप में दोस्तों ये बाहर निकलती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से ये जानी जाती है। दूसरी ओर दोस्तों जो गढ़वाल हिमालय है ये भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित ये पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है नंदा देवी। दोस्तों जो नंदा देवी है कुमाऊं हिमालय, उत्तर भारत में हिमालय का पश्चिम मध्य भाग सतलज नदी से दोस्तों 200 मील पूर्व में दोस्तों काली नदी तक ये फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा और उत्तर में दोस्तों महान हिमालय का हिस्सा शामिल है, जो नेपाल के उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड राज्य के भीतर ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कौन, नंदा देवी। यह दोस्तों नंदा देवी जो है कितनी ऊंची चोटी है, तो 25,646 फीट दोस्तों ये ऊंची है। ठीक है, यानी कि 7,817 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है नोक रेक। दोस्तों जो नोक रेक है ये जैव मंडल निचय भारत के दोस्तों उत्तर पूर्व में तुरा श्रेणी पर स्थित है। कहां पर स्थित है, तुरा श्रेणी पर, जो दोस्तों मेघालय पठार का हिस्सा है। तो ये दोस्तों आप लोग यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो ये दोस्तों जो है 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये बनी थी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ बातें यहाँ पर दी हुई हैं। तो दोस्तों जो सरोजिनी नायडू हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। दोस्तों उन्हें जो है कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया था। दोस्तों उन्हें जो है भारत की कोकिला कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग नोट करिएगा। यह दोस्तों भारत अधिराज्य में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला है और दोस्तों 1947 में संयुक्त प्रांत की गवर्नर भी ये रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है सरोजिनी नायडू के दोस्तों कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं, इनको देख लेते हैं। सुनहरी दहलीज, समय का पक्षी, जीवन के गीत, मृत्यु और बसंत, मोहम्मद जिन्ना, एकता के राजदूत, पालकी पालने वाले, गांव का गीत और हैदराबाद के बाजारों। ठीक है, तो ये दोस्तों इनके कुछ उल्लेखनीय कार्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है अगर आपसे पूछा जाए कि जो 1922 में दोस्तों जो गया अधिवेशन हुआ था इसके 2 अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों याद रखिएगा चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। वहीं पर दोस्तों 1928 में कलकत्ता अधिवेशन के जो अध्यक्ष दोस्तों थे ये मोतीलाल नेहरू थे और दोस्तों 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था इसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग तीनों याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश अधिनियम के माध्यम से वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दोस्तों ये दिया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है इसने दोस्तों एक नया पद बनाया भारत के लिए राज्य सचिव। ठीक है, वायसराय दोस्तों का एक नया पद बनाया और दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने। इसे दोस्तों भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम के रूप में जाना जाता था। दोस्तों इस अधिनियम ने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट साथियों है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों बंगाल के जो गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था। ये दोस्तों आप लोग पॉइंट नोट करिएगा। दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और दोस्तों बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की। दोस्तों इसके तहत जो है इसे मार्ले मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को स्वीकार करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम ने जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार करके सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली शुरू की। दोस्तों लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है सदस्यों को सामान्य सार्वजनिक महत्व के मामलों में एक प्रस्ताव को स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद के आकार का विस्तार भी किया है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। दोस्तों इसमें जो है लॉर्ड कैनिंग ने एक संविभाग प्रणाली शुरू की। दोस्तों अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून की शक्ति बहाल करके विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। और दोस्तों इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया। तो ये दोस्तों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कि 2025 के ग्रैमी अवार्ड में किस संगीतकार ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है। तो ये दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बेयोंसे ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बेयोंसे की। दोस्तों जो बेयोंसे ने काउबॉय कार्टर के लिए ग्रैमी अवार्ड 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम पुरस्कार जीता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी के लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियांट या चैट एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है ग्रैमी अवार्ड के बारे में यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। दोस्तों रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा दोस्तों ये प्रस्तुत किया जाता है। संगीत उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से ये एक है। दोस्तों इसके जो कुछ विजेता दिए हुए हैं इनको यहाँ पर देख लेते हैं। अगर दोस्तों बात की जाए कि जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम कौन सा है, तो बेयोंसे काउबॉय कार्टर है। ठीक है दोस्तों, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्डर कौन सा है, तो ग्रेट्रिक लामारा। ठीक है, नॉट लाइक अस दोस्तों ये जो है सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है, तो क्रेडिक लामारा के द्वारा दोस्तों ये जो है नॉट लाइक अस दोस्तों ये जो है सर्वश्रेष्ठ गीत है। वहीं पर दोस्तों बात की जाए सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार की, दोस्तों चैपेल रोयन दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ कलाकार है। और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम की दोस्तों ये कौन है, सबरीना कॉरपेंटर के द्वारा दोस्तों ये जो है शॉर्ट एंड स्वीट दोस्तों ये जो है ये सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है भारत में गर्म मौसम के स्थानीय तूफान फसलों की वृद्धि में सहायता करते हैं और निम्नलिखित दोस्तों स्थानीय तूफानों में से कौन सा नाम अपने क्षेत्र के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो ये दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो आम्र वर्षण है ये दोस्तों कर्नाटक से संबंधित है। वहीं पर दोस्तों जो मंजरी वर्षण है ये दोस्तों केरल से संबंधित है। और दोस्तों जो लू है ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और दोस्तों जो काल बैसाखी है ये तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है कि कौन सा मेल नहीं खाता है। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कि भारत के गर्म मौसम के स्थानीय तूफान फसलों की वृद्धि में ये सहायता करते हैं। ठीक है, और भारत में गर्म मौसम के कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान हैं। दोस्तों बात करते हैं आम्र वर्षण की। दोस्तों गर्मियों के अंत में पूर्व मानसून वर्षण होती है जो कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक आम घटना है। और दोस्तों स्थानीय रूप से उन्हें आम्र वर्षण के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे आम के पकने में सहायक होते हैं। वहीं पर दोस्तों बात करते हैं मंजरी वर्षण की। तो ये दोस्तों ये क्या है, तो इस वर्षण के साथ केरल और आसपास के क्षेत्रों में दोस्तों काफी के फूल पुष्पित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है काल बैसाखी। तो ये दोस्तों बंगाल और असम में शाम के गरज तूफान है। ठीक है, ना कि दोस्तों कर्नाटक के। ठीक है, ये दोस्तों वर्षण चाय जूट और चावल की खेती के लिए उपयोगी हैं। असम ने दोस्तों इन तूफानों को बारडोली छेरहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, लू की बात करते हैं तो ये जो है दिल्ली और पटना के बीच उच्च तीव्रता के साथ पंजाब
से बिहार तक दोस्तों उत्तरी मैदानी इलाकों में गर्म, शुष्क और दमनकारी हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग जो है पूछा करते हैं कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको दोस्तों आप लोग जाइए और दोस्तों उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।